नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको चूरू से देंगे, जहां पर जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में हंगामा। राहुल कस्बा और विधायक हरलाल सहारण के बीच बहस। खेतों का पानी सड़क पर आने को लेकर हुई बहस। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने मामला शांत कराया। सांसद राहुल कस्बा और विधायक हरलाल सहारण हुए आमने सामने। किसानों का पक्ष लेते हुए राहुल कस्बा ने कहा, कतई ना हो धरती पुत्र का चालान। इसी बात पर दोनों में बहस हुई। जहां पानी इकट्ठा हो वहां रोड का लेवल सुधारा जाए। राहुल कस्बा की तरफ से कहा गया, डामर की जगह इंटरलॉक सड़क बने। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और जिला प्रमुख वंदना आर्य के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई ये जिला परिषद साधारण सभा की बैठक। संवाददाता मनोज इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। मनोज, ये जो बैठक आज हुई थी, जिसमें जिला प्रमुख वंदना आर्य ने मामले को शांत कराया, किस बात को लेकर बहस हुई सांसद और विधायकों में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो सांसद राहुल कस्बा और चूरू विधायक हरलाल सहारण है, उनके तीखी बहस इसको कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक बिल्कुल आमने सामने हो गए थे और गुस्से से लाल पीले होते हुए ये दिखाई दिए। और जो बात थी, जो मुद्दा था, वो था सड़कों का। सड़क की मुद्दे की बात को लेकर और दोनों के अंदर बहस शुरू हुई। और जहां सांसद राहुल कस्बा है, उनका ये कहना था कि अगर किसान फव्वारे से अगर कृषि करते हैं और सड़क पे अगर पानी आता है, डामर की सड़क की बजाय और जो सीधी सड़क है वो बनाई जानी चाहिए। और इस बात को लेकर जो विधायक हरलाल सहारण है, उनके द्वारा इस बात का विरोध किया गया। उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई जो पहले से सीधी डामर सड़कें बनी हुई है, यहाँ उनकी बात हो रही है, नई सड़क की बात नहीं हो रही है। और इसी बात को लेकर दोनों के अंदर तीखी नोक झोंक हुई, जिसके बाद जो जिला प्रमुख है वंदना आर्य, जिला कलेक्टर है, उनके द्वारा इस दोनों को शांत करवाया गया। और मामला एक बार की काफी गर्मा गया था, उसके बाद में मामला शांत हो पाया और बाद में जिला परिषद की मीटिंग हुई। उसके बाद इनकी जो प्रतिक्रिया ली गई, उसके अंदर जो विधायक हरलाल सहारण है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो सांसद राहुल कस्बा है, उनके कांग्रेस में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाने के बाद, और वो आज जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है जो कि बीजेपी की है, उनके लिए आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब ये बीजेपी में थे तब ये कहा गए थे, जो सांसद राहुल कस्बा है उनके द्वारा ये कहा गया कि जो मुद्दे उठाने की बात है वो लगातार मुद्दे उठाते रहेंगे। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहली दफा नहीं है जब सांसद राहुल कस्बा और चूरू विधायक हरलाल सहारण है, उनके बीच इस तरह की तीखी बहस या नोक-झोंक हुई हो। इससे पहले भी जो जिला परिषद की पहली बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर भी इसी तरह की जो तीखी बहस है दोनों के बीच में देखी गई थी। जी, लेकिन मामले का हस्तक्षेप किस तरीके से हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है कि जिला प्रमुख वंदना आर्य ने जब हस्तक्षेप किया और तब जाकर मामला शांत हुआ। कोई बात बनी इस पूरे बैठक में? जी बिल्कुल, जो जिला परिषद की जो बैठक थी, उसका ये कह सकते हैं कि आधी बैठक से अधिक हो चुकी थी। और उसके बाद में इन दोनों की जो नोक झोंक है वो हुई थी। और जो जिला प्रमुख वंदना आर्य है, उनके द्वारा शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि जिला परिषद की जो मीटिंग है वो उसकी अध्यक्षता है वो जिला प्रमुख के द्वारा ही की जाती है। और ये बात भी उनके कही गई थी कि अध्यक्षता जब मेरे द्वारा हो रही है तो इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहस इस तरह की करनी है, किसी मुद्दे पर करनी है, तो सांसद महोदय को कहा गया कि आप संसद के अंदर बहस करें, और विधायक महोदय को कहा गया कि आप जो विधानसभा है उसके अंदर इस तरह की बहस करें। लेकिन यहाँ इस तरह की बहस है वो उचित नहीं है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए। मेरा काम है, मेन ड्यूटी प्लीज किसान के चलान करवा दो, वो सब देखता हूं मैं। अधिकारी कमांड दे दो कि किसान का चलान काट दे, कौन काट दे? मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल है, लेकिन कई बार इस मंजिल पर पहुंचा हुआ शख्स भी वापस लौट आता है। झुंझुनू में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रोहिताश नाम का एक शख्स चिता पर
लिटाते ही जिंदा हो गया। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया था। हालांकि जिंदा होने के महज कुछ घंटे बाद वो फिर मर गया। जिंदगी और मौत के बीच आंख मिचोली। पहले मौत से जीती जिंदगी, फिर मौत ने मारी बाजी। अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा होने वाला रोहिताश आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। उसकी मौत के साथ ही अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन सवालों पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर कैसे रोहिताश बीडी के अस्पताल पहुंचा और फिर कैसे उसकी मौत हुई और फिर वो कैसे जिंदा हुआ और आखिर में कैसे कुछ ही घंटे बाद वो फिर मौत की नींद सो गया। दरअसल रोहिताश ना तो बोल सकता था न सुन सकता था। बगड़ कस्बे में मां सेवा संस्थान में काफी लंबे वक्त से रह रहा था। गुरुवार सुबह 11 बजे उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद करीब 2 बजे बीडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक दे दी गई। करीब 2 घंटे तक उसे डीप फ्रीज में रखा गया, लेकिन जब अंतिम संस्कार से ठीक पहले उसके शरीर में हलचल हुई और वो जिंदा हो गया। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। हर कोई हैरान था कि कैसे पोस्टमार्टम के बाद कोई जिंदा हो सकता है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो ये बात सामने आई कि रोहिताश का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, यानी अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने देर रात राजकीय जिला बीडी के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार, रोहिताश को मृत बताने वाले डॉक्टर योगेश जाखड़ और कागजी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नवनीत मील को सस्पेंड कर दिया। बीडी के अस्पताल में वो मरीज की आज रात एसएमएस में ले जाते समय मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और लापरवाही के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। आगे विस्तृत और व्यापक जांच विभाग के स्तर पर और हमारी कमेटी द्वारा की जा रही है। जिला कलेक्टर इस मामले में चिकित्सकों की लापरवाही मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिता पर रोहिताश को जिंदा देखकर उसे आनन फानन में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने एक बार फिर दम तोड़ दिया। देखिए, वहाँ की क्या स्थिति है मुझे भी अखबार से ही मालूम पड़ा है। तो वहाँ अखबार में जैसे बताया पोस्टमार्टम तो उसका हुआ बता रहे हैं। अपने पास उन्होंने वहाँ से जो मैंने मालूम किया है तो वहाँ काफ़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ शिफ्ट किया था, जो ब्लड प्रेशर की और उसकी काफ़ी हैवी ड्रग्स के ऊपर उनका इन्फ्यूजन चालू करके यहाँ शिफ्ट किया था। तो इतना सिक पेशेंट था तो रास्ते में आते आते उसको अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। भगवान दास खेतान अस्पताल अब सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ही नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या अस्पताल ने ठीक से जांच किए बगैर ही रोहिताश को मृत घोषित कर दिया? क्या रोहिताश 2 घंटे तक डीप फ्रीज में बेहोशी की हालत में जिंदा था? बिना पोस्टमार्टम किए किसके कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई? किस आधार पर उसकी मौत की वजह फेफड़े फेल होना और टीबी को माना गया? सवालों के घेरे में मां सेवा संस्थान भी है। सवाल ये है कि क्या जल्दी अंतिम संस्कार करने के लिए डॉक्टर से फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई गई? सवाल कई सारे हैं और कई किरदार सवालों के घेरे में है। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साबित होगा, लेकिन जिस तरह से मूक बधिर रोहिताश के साथ अमानवीय हरकत हुई है वो बेहद शर्मनाक है। ऐसे में जरूरी है कि मामले की गहराई से जांच हो और जो भी कसूरवार निकले उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर की पहचान दिनों दिन पुख्ता होती जा रही है। शुक्रवार को होने वाले एक शादी समारोह के लिए राहुल और प्रियंका गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। शादी समारोह में शो बिजनेस से जुड़े लोग भी शिरकत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
राहुल गांधी का ये वो दौरा था जिसे ऑफिशियल नहीं किया गया, बल्कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की गई थी कि राहुल गांधी निजी दौरे पर पिंक सिटी पहुंच रहे हैं, इसलिए उनकी अगवानी के लिए कोई एयरपोर्ट और होटल नहीं पहुंचे। लेकिन पिंक सिटी में राहुल पहुंचते और उनकी अगवानी नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता था? इसलिए गुरुवार को जब राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो सूबे के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक रफीक खान राहुल को रिसीव करने पहुंचे थे। इससे पहले प्रियंका गांधी परिवार समेत राजस्थान पहुंच चुकी थी। प्रियंका ने पति और अपने बच्चों के साथ सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया, बाघों की अठखेलियां देखी, जिसकी तस्वीरें सुर्खियां बनी। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा में प्रियंका गांधी काफिले के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गयी। राहुल और प्रियंका के जयपुर पहुंचने के बाद सोनिया गांधी के भी वहां पहुंचने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जाहिर है गांधी परिवार के जयपुर पहुंचते ही लोगों में उत्सुकता पैदा हो गई। इसके बाद एक शादी समारोह में जब राहुल गांधी नजर आए तो सहज ही जिज्ञासा पैदा हो गई कि किसकी शादी में शिरकत करने के लिए पूरा गांधी परिवार जयपुर पहुंचा है। मिली जानकारी के मुताबिक शादी चाय व्यापारी के बेटे की है, जिसमें न सिर्फ गांधी परिवार बल्कि सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पत्नी डिंपल यादव के साथ शामिल हुए। दरअसल जयपुर के रामबाग होटल में शुक्रवार को चाय बिजनेसमैन अमित गोयल के बेटे की शादी है। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान के सहपाठी हैं उनके बेटे, इसलिए गांधी परिवार शादी समारोह में शिरकत करता नजर आया। गुरुवार रात संगीत सेरेमनी में कई बॉलीवुड कलाकारों ने लाइव परफॉर्मेंस दी। बताया जा रहा है कि जयपुर में 3 दिनों तक गांधी परिवार शादी के आयोजन में शामिल रहेगा। कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी शादियों से ही डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में राजधानी जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के जरिए पुलिस पब्लिक वॉलीबॉल लीग का आयोजन हो रहा है, जो 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। वॉलीबॉल लीग का मकसद पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। पुलिस और आम जनता के बीच अगर सामंजस्य होगा तो ये कानून व्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा और जनता के लिए भी। इसी को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने एक अनूठी पहल की है, जिसका मकसद दूरियों को खत्म कर आम जनता के साथ आपसी सामंजस्य और मेल मिलाप बढ़ाना है। राजधानी जयपुर में आमजन के साथ पुलिस का तालमेल बैठाए रखने और सामंजस्य स्थापित करने के लिहाज से अब खेलों का सहारा पुलिस लेगी। इसी कड़ी में नॉर्थ जिले में वॉलीबॉल लीग का शुभारंभ किया गया है, जिस कड़ी में पुलिस और जनता साथ में मिलकर के खेलेंगे और उसका वजह है कि पुलिस के साथ दूरियां खत्म की जाए, साथ में क्राइम कंट्रोल में भी आम जनता का उपयोग किया जा सके। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत के मुताबिक 21 नवंबर से शुरू हुई पुलिस पब्लिक वॉलीबॉल लीग 1 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें शहर के अलग अलग स्थानों की पुलिस पब्लिक के साथ वॉलीबॉल लीग मैच खेलेगी। लीग के पहले दिन पुलिस पब्लिक की टीमों ने 8 मैच खेले। वॉलीबॉल लीग के प्रथम चरण में पुलिस और पब्लिक टीमों के मैचों में थाना आमेर, कोतवाली, नाहरगढ़, विद्यानगर एवं मानक चौक में आमजन की टीम विजयी रही। थाना जयसिंहपुर खोर, शास्त्री नगर और सुभाष चौक में मैचों में पुलिस की टीम विजयी रही। और पुलिस और पब्लिक के बीच में नजदीकियां लाई जाए, इसी तरह की जो डर रहता है पब्लिक के अंदर, वो दूर किया जाए। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज से हमारे नॉर्थ जिले के अंदर सब थानों के अंदर पुलिस थाने की टीम और प्लस जो सीएलजी और दूसरे हमारे जो भी पुलिस सहयोगी जो सहयोगी एजेंसियां हैं, जो पुलिस को हरदम मदद करती रहती है, उन सब लोगों की मदद से टीमें बनाई गई है। तो एक तरफ तो पुलिस की टीम होगी, दूसरी हमारे सीएलजी और अन्य जो सदस्य हैं उनकी टीम होगी। उनके मैच सुबह से शुरू हो चुके हैं। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत के मुताबिक वॉलीबॉल लीग के मैचों में थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों और सुरक्षा सखियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आम जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत के साथ ही सैलानियों की आमद शुरू हो गई है। शहर के पर्यटन स्थलों पर घूमने आए देसी विदेशी सैलानियों को ट्रैफिक की समस्या से सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस स्पेशल प्लान तैयार कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। टूरिस्ट सीजन के चलते इन दिनों राजधानी जयपुर में पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है और तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के जयपुर पहुंचने का भी अनुमान है। पर्यटकों की व्हीकल्स की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से परकोटे के बाजारों, खासतौर पर छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, हवा महल और त्रिपोलिया बाजार में ट्रैफिक व्हीकल्स का दबाव बढ़ेगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए खास प्लानिंग पहले ही की जा रही है। बाजारों में ई रिक्शा पर लगाम कसी जाएगी। ट्रैफिक में जैसे अभी हमारा जो परकोटा है, परकोटा क्षेत्र हुआ, तो इसमें जैसे हवा महल है, आगे हम जाएंगे तो नाहरगढ़, जल महल, आमेर, तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर हैवी ट्रैफिक लोड रहता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक घूमने फिरने आते हैं, बाहर से आते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से आते हैं। तो वहाँ पर अभी हमारा एक प्लानिंग जारी है, जिसमें हम किस प्रकार से पर्टिकुलर रोड्स को वन वे की व्यवस्था देके और पूरा जो एक रूट मैप है, एक सर्किट टाइप में पर्यटकों के लिए हम स्टार्ट करेंगे। एक तरफ जहां ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, वहीं पर्यटकों को ट्रैफिक संबंधी कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही टूरिस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट भी तैनात किए जाएंगे। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। ड्रोन का जो हमारा जो भी मॉडल था वो भी चल ही रहा है, तो उसको भी हम प्रयोग में लेंगे। उसका सेंटर हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरी जगह पर हम शिफ्ट कर दें, क्योंकि वो जो ड्रोन्स हैं जो भी, तो उनमें एक जो इशू रहता है वो रहता है कि उसका जो टावर होता है वो नॉन डिस्प्लेसेबल होता है, तो उसको हम एक बार फिक्स करके और आसपास के क्षेत्रों में वहाँ से भी निगरानी की जाएगी। अतिथि देवो भव की सोच पर अमल करते हुए जयपुर पुलिस की इस पहल से यहाँ आने वाले सैलानियों को एक अलग ही अनुभव होगा और वो अपने साथ अच्छी यादें लेकर लौटेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शमशान ऐसी जगह जहां जाने से लोग कतराते हैं, मगर भीलवाड़ा का पंचमुखी मोक्ष धाम ऐसा शमशान है जहां दिन हो या रात लोगों का तांता लगा रहता है। लोगों के भयमुक्त होने का कारण मोक्ष धाम में बना श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर है। क्या है मंदिर से जुड़े चमत्कारी रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। शमशान जहां जीवन का अंत होता है, जहां सब कुछ भस्म हो जाता है, इसलिए देवाधिदेव महादेव का निवास ऐसी जगह है जहां मानव शरीर, उससे जुड़े सारे रिश्ते नाते, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव जी में समा जाती है। भगवान काल भैरव भगवान शिव का रौद्र और न्यायप्रिय स्वरूप है। जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु, रोग या दोषों का भय नहीं सताता। 22 नवंबर को भैरव अष्टमी है, इसलिए भीलवाड़ा के मसानिया भैरवनाथ मंदिर में काफी चहल पहल है। अक्सर आपने देखा होगा मोक्ष धाम में लोग बाग रात में जाने से डरते हैं। यही नहीं, दिन में भी सोच समझ के मोक्ष धाम में लोग जाते हैं, पर यहाँ पर लोग बाग पहुंचते हैं, शाम की आरती में पहुंचते हैं, आधी रात को यहाँ पर बाबा की पूजा की जाती है ताकि बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। श्री मसानिया भैरवनाथ में शुक्रवार से 2 दिवसीय काल भैरव अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ आधी रात में कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। श्री मसानिया भैरवनाथ विकास समिति के अध्यक्ष बताते हैं कि शमशान में बना ये सबसे प्राचीन और चमत्कारी मंदिर है। में अनेकों मंदिर में ताले लगते हैं, पर्दे लगते हैं, लेकिन इस भैरव मंदिर में ना तो कभी ताले लगते हैं ना पर्दे लगते। 24 घंटे बाबा भैरवनाथ का द्वार खुला रहते हैं और 24 घंटे यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। महिलाएं पुरुष आते हैं और बाहर से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं।
उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड से भी, यहाँ आसपास के जिलों से भी पहुंचते हैं और आसपास के राज्य से भी महिलाएं पुरुष अधिकतर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मध्य रात्रि में यहाँ श्रद्धालु विशेष तौर से पहुंचते हैं। कुंडली से काल सर्प दोष हो तो व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। नौकरी भी बार बार छूटती रहती है और कई बार कर्ज भी लेना पड़ जाता है। कुंडली में काल सर्प योग हो तो श्री मसानिया भैरवनाथ आपको उस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। यहाँ किसी को काल सर्प दोष है, किसी भक्त को, किसी मनुष्य को, तो यहाँ श्री बाबा भैरवनाथ के श्री दर्शन मात्र से ही वो काल सर्प दोष दूर हो जाता है। और कोई व्यक्ति जो नशे से आदी है, बाबा भैरवनाथ को अपने हाथों से मदिरा पान कराता है, उनकी मदिरा या चढ़ाने मात्र से ही उनकी नशा दूर हो जाता है। बाबा महाकाल की तर्ज पर श्री मसानिया भैरवनाथ की भस्म आरती होती है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। भैरव बाबा की जो ख्याति है दूर दूर तक फैली हुई है। राजस्थान से नहीं अपितु राजस्थान के बाहर से भी भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। ये मंदिर कहीं ना कहीं भीलवाड़ा में एक अनोखा मंदिर है और इस मंदिर के रहस्य जानने के लिए कई लोग देर रात यहाँ पर भी आते हैं, पर भैरव बाबा का आशीर्वाद पाकर, भैरव बाबा के गुणगान गाकर यहाँ से वापस चले जाते हैं। देर रात यहाँ पर कई प्रकार की पूजा होती है और भारी भीड़ यहाँ पर देर रात को दर्शन करने के लिए भी पहुंचती है। इस मंदिर में कभी ताले नहीं लगाए जाते हैं और गेट हमेशा खुले रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।